नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करेंगे आपका सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का, जो भी हमारे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीटी के स्टूडेंट हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, ये आपका पेपर पढ़ाया जा रहा है इस समय। और आज हम इसके यूनिट 5 पर बात करेंगे, 5वीं यूनिट पर बात करेंगे। इसके पहले भैया यूनिट 1, 2, 3, 4 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है और इसकी भी भैया प्लेलिस्ट बना दी गई है ना। तो वहाँ से आप लोग इन चारों वीडियोस को देख पाएंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर के एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप इसको सर्च कर लीजिएगा। लगभग 11.4K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी लिंक हैं आपकी शेयर कर दी जाती हैं। वहाँ पर भी क्या होता है, कभी कभी जब चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं तो कभी कभी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पाता। तो जो भी वीडियोस होती हैं उनकी लिंक वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं, जिससे कि आप लोग उनको पढ़ सकते हो और देख भी सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूनिट 5 की, और यूनिट 5 में कह रहा है कि जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण होगा वो बच्चे को कैसे कराया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा, आखिरकार क्षेत्रीय भाषा का महत्व क्या है ना। क्षेत्रीय भाषा में आप कहोगे सर हमारे यहाँ की, हमारे समाज की, जैसे मान लीजिए आप रह रहे हो, अगर आप रह रहे हो उत्तर प्रदेश में, है ना, तो आप लोग बुंदेलखंडी बोलते होंगे, अवधी बोलते होंगे, है ना, कुछ लोग खड़ी बोली बोलते होंगे। ऐसे ही अगर आप राजस्थान में रह रहे हो तो भैया राजस्थानी भाषा बोलते होंगे। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी क्षेत्रीय भाषा, यानी कि रीजनल लैंग्वेज। तो दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा के आखिरकार महत्व क्या है या भूमिका क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और यहाँ से आपका कह सकते हैं कि ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, उसके बाद में ही भैया इसको पढ़िएगा। तो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, आप कहोगे सर हम समाज में रहते हैं तो हमारे समाज में जो भाषाएं हैं, जैसी भाषा बोली जाएगी, अगर हम वैसी ही भाषा बोलेंगे तभी हमको महत्व मिलेगा। देखते होंगे कि अगर आपके यहाँ कोई आ जाता होगा ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश बोलता होगा या जो फारसी बोलता होगा, है ना, तो आप लोग क्या करते होगे, उनकी बातों को समझ नहीं पाते होगे। और जब बातों को समझ नहीं पाते हो, यानी कि वो अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा में आपसे बात करें तो आप उनको बेहतर समझ पाओगे, और अगर वो अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं तो आप उनको नहीं समझ पाते हो। जैसे राजस्थान का बच्चा आया कहाँ, उत्तर प्रदेश आया, है ना। तो राजस्थान का बच्चा जब उत्तर प्रदेश आता है तो अगर उसने खड़ी बोली का प्रयोग किया तब तो भैया उत्तर प्रदेश वाले समझ जाते हैं। लेकिन जहाँ भैया राजस्थान वाले बच्चे ने नमस्ते की जगह कह दिया सर खंबा गड़ी, है ना, तो वो समझ ही नहीं पाते ये क्या होता है, ये है ना। क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो आपकी एक क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके क्षेत्रीय भाषा की, तो ये हमें कहाँ से, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत से हमको मिलती है हमारी क्षेत्रीय भाषा, जहाँ पर जो भी हमारे रीति रिवाज होंगे, है ना, जो भी हमारे रीति रिवाज होंगे, जब जहाँ जो परंपराएं होंगी उसके अनुसार हमारी ये क्षेत्रीय भाषा बनती है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, मूल्य, विश्वास, परंपराओं, है ना, इनका सबका प्रसारण किसके द्वारा होता है, आपकी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा होता है, आपकी संस्कृति के द्वारा होता है। कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा, मान लीजिए अगर किसी के में बातचीत करने की आवश्यकता है तो क्षेत्रीय भाषा का भैया क्या होना चाहिए, बेहतर संचार होना चाहिए। बेहतर संचार का मतलब कि जो भी क्षेत्रीय भाषा बोली जा रही हो, जिस भी क्षेत्र में हो, कहीं पर हिंदी बोली जा रही हो, अवधी बोली जा रही हो, खड़ी बोली बोली जा रही हो, तो क्षेत्रीय भाषा बोलने से विशेष क्षेत्र में लोगों के बीच संचार को बेहतर मदद मिलती है। अगर आप अपने लोगों के बीच में क्षेत्रीय भाषा बोलते हो तो आपके कम्युनिकेशन में, आपके संचार में एक बेहतर मदद मिलती है। और हम कह सकते हैं
कि जो लोग गांव से होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, तो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो है वो क्षेत्रीय भाषा ही संचार का माध्यम बनती है। एक गांव से व्यक्ति दूसरे गांव गया तो अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही अगर बोलता है तो भैया उसको विशेष महत्व मिलता है और दूसरी भाषाओं की बजाय, है ना। बोली जा रही खड़ी बोली, आप वहाँ पर गए और अवधी बोलने लगे, है ना, तो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो क्या है कि अगर आपको अपने क्षेत्र में बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो आपको क्या करना होगा? क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करना होगा। जहाँ पर जो भी संस्कृति है उसका आदान प्रदान हो पाएगा, समाज में समावेशन को बढ़ावा दे पाएंगे, है ना, समाज में समावेशन को बढ़ावा दे पाएंगे। जो भी स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, एक सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देती है। जो भी हमारी पृष्ठभूमि है उसके तहत आपसी सम्मान और संवाद की जो भावना है वो भी उत्पन्न होती है और बच्चा सक्षम बन सकता है। एक हम कह सकते हैं कि सहायक व्यवसाय भी हमें मिल सकता है ना, जिससे हम चीज़ों की या ग्राहकों की आपूर्ति कर सकते हैं और जो हमारे प्रभावी ढंग से चीज़ें हमारे लिए आयोजित होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें रोजगार के बेहतर अवसर, रोजगार के बेहतर अवसर, तो भैया अगर हम बात करें कि क्षेत्र में अगर हम रोजगार अपने कर रहे हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोल करके, तो हम क्या करेंगे? रोजगार के बेहतर अवसर जो है वो उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे ही देखते होंगे आपके यहाँ पर्यटन आते हैं, मैं देखता हूँ आखिरकार जो पर्यटन आते हैं वो आते हैं मान लीजिए बाहर से, है ना, बाहर से आते हैं और आपको आपकी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होता है। आप लोग क्या करते हैं? उन पर्यटकों को क्या करते हैं? चीज़ों को समझाते हैं, लेकिन उनकी भाषा में, है ना, किनकी भाषा में? जो पर्यटन बाहर से आते हैं तो उनकी भाषा में आप चीज़ों को समझाते हैं। उससे होता क्या है कि आपने जो क्षेत्रीय भाषा सीखी थी वो तो आपके काम आई, लेकिन जब आपने मान लीजिए आपने इंग्लिश अच्छी सीख ली और भैया कोई बाहर से आया, आपने इंग्लिश से उसको चीज़ों को समझाया और क्या हुआ कि अपनी भाषा को भी उसको बताया, तो एक रोजगार का अवसर मिलेगा। वो कहेंगे भैया हमको भी सिखा दीजिए। जो बाहरी व्यक्ति आएगा वो भी आपकी भाषा सीखना चाहेगा। इससे क्या होगा? हम बहुत सारी अगर भाषाओं को सीखेंगे या अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा को हम सीखेंगे तो हमारा जो होगा संज्ञानात्मक विकास होगा। संज्ञानात्मक विकास में आपको मैंने बहुत बार बताया कि अगर हम क्षेत्रीय भाषा सीख रहे हैं तो हमारी जो समस्या समाधान करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि का स्तर है वो बढ़ेगा। कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक चीज़ों में हम लचीलापन दिखा सकेंगे। हमारी शब्दावली जो है, हमारी जो शब्दावली है ये बढ़ेगी, है ना, शब्दावली बढ़ेगी, हमारे शब्द बढ़ेंगे, हमारे शब्द बढ़ेंगे तो नई अवधारणाएं हमें मिलेंगी, नई चीज़ों से हम परिचित होंगे, है ना, और जो हमारा मस्तिष्क है वो उसका भी तेज़ी से विकास होगा। जो हमारी सांस्कृतिक समझ है वो बढ़ेगी और जो हमारी स्मृति है ना, जो हमारी स्मृति है उसका भी बेहतर विकास होगा, क्योंकि हम चीज़ों को बेहतर सीख पाएंगे और उनको अपनी स्मृति में या मेमोरी में हम लोग रख पाएंगे, है ना। तो ये आपको कह सकते हैं कि आपकी क्षेत्रीय भाषा का महत्व है। इसी प्रकार से दोस्तों, क्योंकि आपने अभी तक 2, 3, 4 यूनिट जब पढ़ा तो भैया ऐसे ही आपका 5.2 में क्या दिया गया है? 5.2 में दिया गया है जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी एलिमेंट्री क्लासेस हैं, है ना, यहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा वो भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण और कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं उनका उपयोग किया जाएगा। अप्रोचेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रीजनल लैंग्वेज बेस्ड ऑन आपके कह सकते हैं प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस। जो भी प्रारंभिक कक्षाएं हैं उसको निर्धारित करके जो पाठ्यक्रम के आधार पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के दृष्टिकोण और तकनीकियाँ जो हैं उस पर बात होगी। तो हम कहेंगे तकनीकियाँ, तो कहेंगे बच्चे को हम किन तकनीकियों के माध्यम से, या हम कह सकेंगे कि किन अप्रोचेस के माध्यम से, किन दृष्टिकोण के माध्यम से या किन टेक्निक्स के माध्यम से हम बच्चे को एक एलिमेंट्री क्लास में हम बच्चे को सिखा सकते हैं उसकी रीजनल लैंग्वेज, है ना। जब भी हम कहेंगे तो जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो कैसा,
क्षेत्रीय भाषा में बनाया जाएगा। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो क्षेत्रीय भाषा में बनाया जाएगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं आपका जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए हम लोग भैया ऑडियो का उपयोग करेंगे, है ना, विजुअल चीज़ों का उपयोग करेंगे, है ना। जो भी वीडियो सामग्री दिखाई जाएगी, जो ऑडियो सामग्री दिखाई जाएगी उसका उपयोग करेंगे। और विशेष रूप से जो उपयोग की जाने वाली हमारी भाषा है, हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। ऐसे ही हम लोग उपयोग कर सकते हैं कहानी का। बच्चों को हम लोग क्या कहानी सुना करके भी हम लोग बच्चे को बेहतर सिखा सकते हैं। कहानी सुनाने में हम बच्चों को तकनीकियाँ ऐसी अपनाएंगे जहाँ पर भाषा सीखने में बच्चा कहानी को सुने, बच्चा अपने वर्णात्मक रूपों का उपयोग करे, जो भी कथाएं हैं, है ना, इनको जोड़ जोड़ करके, और साथ ही साथ शब्दावली और व्याकरण की संरचना, संस्कृति का ज्ञान, ये सारी चीज़ें आपकी कहानी के अंतर्गत आएंगी जब बच्चे को हम कहानी सुनाएंगे। ऐसे ही भैया कार्य आधारित भाषा शिक्षण, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, कार्य आधारित भाषा शिक्षण में हम क्या करेंगे, बच्चे को हम उसके वास्तविक जीवन से, है ना, वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे, वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। जो भी कह सकते हैं कि भाषा का उपयोग होगा, बच्चे के वास्तविक जीवन का उपयोग होगा। बच्चे को हम खेल खिला करके, एक दूसरे से संवाद करके, एक दूसरे से बातचीत करके हम लोग भाषा का उपयोग बच्चे को सिखा सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज का उपयोग हम लोग बच्चे को सिखा सकते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चे के लिए हम मल्टीमीडिया का उपयोग करेंगे, है ना। बच्चे के लिए हम किसका उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग करेंगे, मल्टीमीडिया का उपयोग करेंगे या प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। तो जहाँ पर हम मल्टीमीडिया संसाधन, जो भी आपके वीडियो हुई, ऑडियो हुई, रिकॉर्डिंग हुई, है ना, गेम्स हुए, मोबाइल एप्लीकेशन हुई, है ना, इन सभी के द्वारा भाषा को सिखाएंगे। और बच्चे का एक जो भाषा सीखने का तरीका है उसको हम लोग क्या बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। उसको हम लोग उसके अनुसार बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो भी तकनीकियाँ हैं उनका हम लोग उपयोग करेंगे, और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने और अभ्यास में जो भी उसके अवसर हैं वो उसको हम दे सकें। और इसके लिए उसकी संस्कृति, उसका समाज और छात्रों में सीखी जाने वाली भाषा, उसकी संस्कृति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ऐसे ही आपका 5.3 है, यहाँ पर हम 5.3 की बात कर लेते हैं, 5.3 की। तो भैया 5.3 में आपका क्या कहता है, अध्ययन कौशल और संवाद कौशल, है ना, स्टडी स्किल एंड रेफरेंस स्किल। अध्ययन कौशल और संवाद कौशल। तो हम कहेंगे अध्ययन कौशल क्या है या स्टडी स्किल क्या है। तो अध्ययन कौशल की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से जानकारी को सीखने और बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकियों और विधियों को संदर्भित करता है। छात्रों के लिए हम जो जो तकनीकियों को बना रहे हैं, जो भी जानकारी उनको हम सीखने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, उनकी तकनीकियों और विधियों को संदर्भित कौन करता है, ये करता है आपका स्टडी स्किल या अध्ययन कौशल। इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे के लिए समय का प्रबंधन करेंगे, है ना, बच्चे के लिए का सक्रिय शिक्षण, है ना, कि बच्चा सक्रिय रूप से पाठ को पढ़ सके, कह सकेंगे भी। उसके बाद में बच्चे का जो बच्चे ने पाठ पढ़ा है उसके बारे में हम लोग क्या होगा, बच्चे के नोट्स देखेंगे। और याद करने की जो नई नई तकनीकियां हैं बच्चे को याद रखने की जो नई तकनीकियां हैं उन पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना, जो नई तकनीकें उन पर ध्यान देंगे। समय प्रबंधन में क्या होगा, आप कहोगे कि जो भी सेशन पढ़ाया जा रहा है, जो भी कौशल कराया जा रहा है, जो भी समय में अकादमिक चीज़ें कराई जा रही हैं, वहाँ पर व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि
आसपास का अध्ययन जो है वो समय पर्याप्त है या नहीं है। सक्रिय शिक्षण, हम बच्चे को पढ़ाते समय जो भी कक्षा में सामग्री है, ऐसी बेहतर सामग्री का प्रयोग करेंगे जहाँ पर बच्चा सक्रिय शिक्षण में भागीदारी ले सके, यानी कि जो भी उसको पाठ पढ़ाया जा रहा है वो रुचि लगा करके वो पढ़े। ऐसे ही नोट लेने में आपका क्या होगा, नोट्स में इसमें क्या होगा, जो भी व्यवस्थित नोट्स हैं, जो भी सामग्रियां हैं, है ना, हम ऐसी बच्चे को देंगे जिससे बच्चा परीक्षा में उसको मदद मिल सके और वो बेहतर कर सके। ऐसे कहेंगे याद रखने की तकनीकी, हम बच्चे के लिए जो भी पाठ पढ़ा रहे होंगे बच्चे को, उसमें हम बच्चे को दोहराव कराएंगे, है ना, जो चीज़ हमने सिखाई थी उसको एक बार दोहरवाएंगे, रिपीट करवाएंगे। बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, नई चीज़ों से जोड़ेंगे और बच्चे को हम लोग ऑडियो विजुअल तकनीकों के माध्यम से बेहतर पढ़ा सकेंगे। इससे बच्चा क्या होगा, अधिक देर तक चीज़ों को याद कर पाएगा, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं रेफरेंस स्किल की। रेफरेंस स्किल की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं इसको संदर्भ कौशल, संदर्भ कौशल, है ना, रेफरेंस स्किल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसे समझना और जानकारी को याद करने में सक्षम होना इस अध्ययन का एक पहलू कहा गया है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी पता लगाने, उसका मूल्यांकन करने और उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। संदर्भ कौशल क्या करता है, और भी जो भी कौशल हैं वहाँ से जानकारी का पता लगाने में, मूल्यांकन करने में, है ना, उसका उपयोग करने में, है ना, ये क्या करता है, ये इसका काम है किसका, संदर्भ कौशल का, रेफरेंस स्किल का। दूसरों से कह सकते हैं कि खोज की रणनीतियाँ अपनाना, नए खोज करना या खोज की रणनीतियाँ अपनाना। जैसे मान लीजिए पुस्तकालय हुआ, कोई डेटाबेस हुआ, वहाँ से प्रभावी ढंग से जो भी रणनीतियाँ हैं उनको अपनाना और उनकी खोज करना, है ना। इसके बाद में सूचना साक्षरता, सूचना साक्षरता यानी कि जो भी जर्नल हुआ, लेख हुआ, वेबसाइटें हुई, वहाँ से हमें क्या करना है, सूचनाओं को एकत्रित करना है ना। उसके बाद में जो भी स्रोत हैं इन पर नज़र रखना है, जो भी लेखक है, शीर्षक है ना, प्रकाशन की तिथियां हैं, इन पर सब पर नज़र रखना है और जो क्रेडिट है वो उन्हीं को देना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कह सकते हैं कि संदर्भ कौशल के अंतर्गत आती हैं, रेफरेंस स्किल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में बात कर रहा है जो भी भाषा शिक्षण है ना, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है या भाषा शिक्षण है, इसमें बच्चे को विशेष खेल खिला करके शब्दावली और व्याकरण के साथ में किसका प्रयोग, टीएलएम का प्रयोग करना और भैया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। टीएलएम का प्रयोग और टेक्नोलॉजी का प्रयोग यानी कि शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम बच्चे को भाषा का ज्ञान करवाएंगे, किसी भी खेल को खिलवाएंगे, तो आकर्षक तरीके से हम उसके लिए टीएलएम बनाएंगे। जहाँ पर हम आकर्षक चीज़ों की अगर बात करें तो अगर हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमने बनाया तो ये मान के चलिए कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो ऐसा बनना चाहिए जिससे कि बच्चा पढ़ने में रुचि ले सके। शब्द साहचर्य का भी प्रयोग करना चाहिए, छात्रों को शब्द दिए जाने चाहिए और ऐसे शब्द दिए जाने चाहिए जो उसकी लक्षित भाषा की ओर उसको बढ़ाए, यानी कि लक्ष्य की ओर उसको बढ़ाए, है ना। इसके बाद में जो भी आपका शब्द अनुमान है, इसका खेल, यानी कि बारी बारी पर जो भी उसके शब्द है उसको कहना और शब्दों का वितरण है उसको कराना। उसके बाद में वाक्य निर्माण के खेल, उसमें हम बच्चे को जो भी वाक्य हैं उसकी शब्दावली है, उसका व्याकरण है, उसको सही रूप से सिखाएंगे और बच्चे का वाक्य निर्माण करवाएंगे। और व्याकरण की क्विज करवाएंगे, यानी कि जो भी नियम है, जो भी संरचनाएं हैं, है ना, इनके बारे में ज्ञान का परीक्षण करने के लिए क्विज हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग प्रौद्योगिकी और टीएलएम का भी प्रयोग कर सकते हैं। कह सकते हैं कि बच्चे को अगर हमें बेहतर तरीके से सिखाना है ना, तो हमें किसका प्रयोग, टीएलएम का प्रयोग करना पड़ेगा और ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा जहाँ पर बच्चा मजबूत रूप से
चीज़ों को लर्न कर सके, सीख सके, है ना। और प्रौद्योगिकी में एक उचित महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसके उपयोग में आ सकें। शिक्षकों को अपने भाषा शिक्षण में प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाए और जो भी डिजिटल साक्षरता है उसका जो स्तर है इस पर चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, इसके चीज़ों के लिए बात की जाए। नेक्स्ट आपका, जैसे कि आप लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा था, यूनिट 3 में पढ़ा था, यूनिट 4 में पढ़ा था, वही चीज़ें आपकी यूनिट 5 में हैं। क्या कहता है कि जो भी आपकी क्षेत्रीय भाषा है इसको हम SLD, ASD और ID, SLD, ASD और ID वाले बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की सुविधा, इन तीनों बच्चों को हम क्या करेंगे, कहा था हमने कि भैया इन तीनों को हम क्या करेंगे, समावेशिता में जोड़ देंगे, है ना। समावेशिता में हम लोग इनको जोड़ देंगे, यानी कि सभी को एक समान चीज़ों का उपयोग करके सिखाना है ना, उनकी क्षेत्रीय भाषा। तो हम कहेंगे कि बच्चों के लिए हम लोग जो ये बच्चे हैं, क्योंकि विकासशील आपके बच्चे हैं ये और दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके लिए ऐसी रणनीति अपनाएंगे जो समावेशिता को बढ़ावा देती हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दृश्य साधनों का उपयोग कर लेंगे। दृश्य साधनों का उपयोग करेंगे जहाँ पर हम मौखिक जानकारी के साथ साथ बच्चों को फ्लैश कार्ड, बच्चे को चित्र हुआ, वीडियो हुआ, है ना, विजुअल एड्स हुए, इनके माध्यम से हम लोग भाषा को सिखा सकते हैं और जो ठोस चीज़ें हैं उसको हम लोग बच्चे को सिखा करके उसको यादगार बना सकते हैं। हम लोग जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसका दोहराव कराते थे, है ना। जो भी चीज़ हम लोग क्लास में पढ़ाते थे, जो भी चीज़ें हम लोग क्लास में या जो भी कौशल हम बच्चे को कराते थे उसका हम लोग रिपीटेशन कराते थे, दोहराव कराते थे। तो जो भी अधिग्रहण किया जाएगा बच्चे का उसके लिए दोहराव किया जाएगा और दोहराव करने के बाद में बच्चे को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे कि बच्चा सक्षम हो सके। बच्चे को हम इशारों के माध्यम से, है ना, बच्चे को हम इशारों के माध्यम से और हाव भाव के माध्यम से भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। यानी कि बच्चे को अगर सीखने में कठिनाई है तो उसके लिए हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जहाँ पर हम ठोस चीज़ों का उपयोग करके बच्चे को बता सकें और हम बच्चे को संगीत का प्रयोग करके, खेल का प्रयोग करके, इनके द्वारा भी बच्चे को हम आनंदमय बना सकते हैं। बच्चे के लिए जो सीखने की शैली है उसको आकर्षक और आनंदमय बना सकते हैं। जहाँ पर जो बच्चे की शब्दावली है उसके गीत में हम लोग तुकबंदी करेंगे और खेल का उपयोग करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत ज़रूरतें जो है बच्चे की उसमें अनुकूलन को किया जाएगा, एडेप्टेशन को किया जाएगा, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम बेहतर रूप से सिखा सकते हैं। इसमें चाहे हमारा पुनर्वास पेशेवर हो, चाहे हमारे विशेष शिक्षक हो, चाहे हमारे भाषा चिकित्सक हो, मनोवैज्ञानिक हो, तो इनके लिए ये सारी विधियाँ जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम इन विधियों से SLD बच्चों को, ASD बच्चों को और हमारे जो ID बच्चे हैं इनको हम बेहतर रूप से सिखा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और दोस्तों सबसे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा वीडियो चलती है दोस्तों अच्छा लगता है आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाते हुए, है ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। मिलता हूँ दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।